अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीम यूनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 3। इससे पहले की जो 2 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप उसमें से भी 50 एमसीक्यूज़ की एपिसोड देख सकते हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है। ये जितने भी वीडियोज़ हैं इनके अंदर जो डिफरेंट पोर्शंस लिए गए हैं वो लिए गए हैं पास्ट पेपर से। पास्ट पेपर्स कौन से? पीपीएससी के, एफपीएससी के, सीएसएस के, पीएमएस के। उनके अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं लाइक करंट अफेयर्स के हो गए, पाक स्टडीज़ के हो गए, इस्लामियात के हो गए, जनरल नॉलेज के हो गए, एवरीडे साइंस के हो गए और डिफरेंट सेक्शंस के हो गए, तो वो डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर जो है वो डिवाइड करके दिए जाते हैं ताकि पास्ट पेपर्स की रिवीजन भी हो जाए और आपके लिए एक ऐसी वीडियो बन जाए जो कि जिसको आप देखें 20 से 25 मिनट में आपको बहुत सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो आज की वीडियो है डेली डोज एपिसोड 3। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो है डेली डोज एपिसोड 3 के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के, 10 एमसीक्यूज हैं हमारे पास जनरल नॉलेज के, 10 एमसीक्यूज हैं इस्लामियत के, 10 एमसीक्यूज पाक स्टडीज के और 10 एमसीक्यूज हैं हमारे पास एवरीडे साइंस के। इसी तरह देखेंगे 50 एमसीक्यूज की एक एपिसोड बन जाएगी और हमें जो है डिफरेंट बातों को पता चलेगा। लाइक हमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियत, पाक स्टडी और एवरीडे साइंस की डिफरेंट बातों को पता चलेगा और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं या तो वो पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हमारे पास है करंट अफेयर्स का जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। तो हमारे पास क्वेश्चन है हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है शौकत फयाज अहमद तरीन, मिफ्ता इस्माइल, हमाद अजब या इजहार इसहाक डार। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास इसका आंसर है इसहाक डार। ठीक है, इसहाक डार इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022, यानी कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 मनाया जाता है उसके अंदर थीम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है नो हाउ अल्टीमेट पीस कैन बी ऑब्टेन्ड, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, इन नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास एंड रेसिज्म और बिल्ड पीस, यानी कि जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का वो हमारे पास है एंड रेसिज्म और बिल्ड पीस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लिज ट्रूस द न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू विच पार्टी। लिज ट्रूस जो कि न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास कि लिज ट्रूस जो है वो जो न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर के वो कौन सी पार्टी से रिलेट करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है कंजर्वेटिव पार्टी। तो आपने याद रखें लिज ट्रूस विच इज द न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव पार्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है हु इज इलेक्टेड एज यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 सितंबर 2022। यूके का जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है जो कि 5 सितंबर 2022 के अंदर इलेक्ट हुआ वो कौन था। अब देखिए इसमें 3-4 बातें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूके का न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो कब इलेक्ट हुए, यानी कि वो 5 सितंबर 2022 के हुए। तो ये 50 एमसीक्यूज नहीं है, ये 50 एमसीक्यूज से भी काफ़ी कुछ ज़्यादा है। अगर आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें या इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको याद रह जाएगा कि यूके का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है और वो कब इलेक्ट हुए थे, यानी कि जो कि आपको बताया गया क्वेश्चन के अंदर ही कि वो 5 सितंबर 2022 के अंदर इलेक्ट हुए थे। तो ये देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनाक, लिज ट्रूस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि हु इज इलेक्टेड एज अ यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 सितंबर 2022। तो देखते हैं आंसर क्या हमारे पास इसका। तो आंसर है हमारे पास इसका लिज ट्रूस। सो लिज ट्रूस इज इलेक्टेड एज अ यूके न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 सितंबर 2022। अब इसके अंदर आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी चाहिए। यूके का न्यू प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है लिज ट्रूस और जो इलेक्ट हुआ 5 सितंबर 2022 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है माइकल गोर्बाचेव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन डाइड ऑन, यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे जो कि सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट थे उनकी वफात कब हुई। हमारे पास ऑप्शंस है अगस्त 1 2022, अगस्त 15 2022, अगस्त 30 2022 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है अगस्त 30 2022, यानी कि जो मिखाइल विच इज द लास्ट वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन उनकी जो वफात हुई थी वो हुई थी अगस्त 30 2022, यानी कि आपने इसके अंदर याद रखना है 3 चीजें, मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत यूनियन और वो डाइड हुए 30 अगस्त 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इगा स्वियाटेक इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। इगा स्वियाटेक जो है एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। आपने बताना है कि उनका ताल्लुक जो है वो कौन सी कंट्री से है। हमारे पास ऑप्शंस है रोमानिया,
यूएसए, रशिया, पोलैंड। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसका आंसर है पोलैंड। सो इगा स्वियाटेक इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर व्हिच बिलोंग्स विद द कंट्री पोलैंड। ठीक है, तो आपने जाना है कि इनका ताल्लुक जो है वो पोलैंड से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डैनियल मेडवेडेव यानी कि ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, इनका ताल्लुक अब कौन सी कंट्री से, यानी कि डैनियल मेडवेडेव इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, चाइना, रशिया, मंगोलिया। तो ये जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है कि इनका ताल्लुक कौन सी कंट्री से है। तो आइए जी देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया, यानी कि डैनियल मेडवेडेव इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम द रशिया। तो इनका ताल्लुक जो है वो रशिया से है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास व्हेन डिड इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स टेक्स प्लेस, यानी कि कौन सी जो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो है वो कब टेक प्लेस हुई। तो हमारे पास ऑप्शन है 9 से 18 अगस्त 2022, 10 से 18 अगस्त 2022 या 9 से 19 अगस्त 2022। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 9 से 18 अगस्त 2022। तो आपने याद रखना कि 9 to 18 अगस्त 2022 इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स विल आर टेक प्लेस। ठीक है, ये आप इसको सिंपली टेक प्लेस कहेंगे, ग्रामेटिकली इसको कहेंगे आपके 9 से 18 अगस्त 2022 के अंदर जो है वो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम जो है वो हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है हु वाज नोन एज द इंडियाज वारन बुफे डाइड रिसेंटली इन अगस्त 2022। उसको कौन जो है वो इंडियाज वारन बुफे के तौर पे जाना जाता था जो कि डाई हो गए अगस्त 2022 में। तो आपने उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या था। राकेश झंझनवाला, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि हु वाज नोन एज द इंडियाज वारन बुफेट। अब आप इसमें ये बता सकते हैं, आपसे इस जो नाम जो हमारे पास आंसर होगा उसका पूछे जा सकता है कि उसको क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था इंडियाज वारन बुफेट। अब उनसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो डाइट कब हुआ, तो आपने बताना है कि अगस्त 2022 के अंदर। और आइए देखते हैं कि आंसर में हमारे पास उसका नाम क्या है। तो जी हमारे पास नाम है राकेश झुनझुनवाला। So Rakesh Jhunjhunwala was known as the India's Warren Buffett, died recently in August 2022। यानी कि तीन चीज़ आपने याद रखनी है, राकेश झुनझुनवाला, इंडियाज वारन बुफे और डाइड हुए ये अगस्त 2022 में। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी कि जो बर्मिंघम 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स हुई उसका ऑफिशियल मोटो क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, वे ऑफ टुगेदरनेस। तो ये जानते हैं कि व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हमारे पास इसका आंसर है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। तो आपने याद रखना है कि ऑफिशियल मोटो जो था बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का वो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। तो आपने याद रखना है, आपने ये भूलना नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आपने बताना है कि स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी जनरल नॉलेज का, और जनरल नॉलेज में भी हमारे पास 10 MCQs हैं। तो अभी हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो का। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च्ड इन 1954। तो आपने नाम बताना है जो कि फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च हुई थी 1954 के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है नोटिलस, एटिला, सी लाइन या वाशिंगटन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास नोटिलस। तो नोटिलस वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च इन 1954। तो आपने ये नाम नहीं भूलना, इसके अंदर आपने तीन चीजें याद रखनी है, नोटिलस, यूनाइटेड स्टेट्स, एटॉमिक सबमरीन और लॉन्च हुई 1954 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ 1776 किलोमीटर एंड आल्सो कंसीडर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपने बताना है कि विच इज द लॉन्गेस्ट, कौन सी जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वर्ल्ड के अंदर जिसकी लेंथ जो है वो 1776 किलोमीटर है और इसको कंसीडर किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रैंड यूरोसिया कैनाल, सुइस कैनाल, ग्रैंड कैनाल और कराकम कैनाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रैंड कैनाल। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है ना आपको चार बातें याद रखनी चाहिए। आपको नाम याद रहना चाहिए ग्रैंड कैनाल का, दूसरी आपको चीज़ याद रखनी चाहिए कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। अब उसकी लेंथ का आपसे पूछ लीजिए तो आपने बता देना 1776 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज़ कंसीडर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो भी उसका आंसर भी क्या होगा, ग्रैंड कैनाल। यानी कि अब ये देखिए है तो क्वेश्चन एक, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 बातें सीखने को मिल गई। लॉन्गेस्ट कैनाल का पूछेंगे, ग्रैंड कैनाल,
लेंथ कितनी है ग्रैंड कनाल की? 76 किलोमीटर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो किसको कंसीडर किया जाता है? ग्रैंड कनाल को। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कनाल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो नीचे ये सारी ऑप्शन हो सकती हैं, तो तब आप ऑल ऑफ दी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है G7 वाज फाउंडेड। अब आपने इस वीडियो देख के आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि G7 क्या है, ठीक है। G7 वाज फाउंडेड इन, हमारे पास ऑप्शंस हैं 1975, 1976, 1977, 1978। तो आपने बताना है कि G7 वाज फाउंडेड इन। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 1975। तो G7 जो है एक ग्रुप है 7 कंट्रीज का। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी G7 के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं जो कि G7 का पार्ट है, इसलिए इसको G7 कहा जाता है क्योंकि ये ग्रुप है 7 कंट्रीज का। लेकिन इधर आपने ये याद रखना है कि ये 1975 में फाउंड हुआ, लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है सर्च करके कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वाज डीएसपी इन पुलिस। आपने बताना कि कौन सा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो था वो डीएसपी थे पुलिस के अंदर। हमारे पास ऑप्शंस हैं फजल महमूद, हफीज करदार, जहीर अब्बास या इंजमाम उल हक। तो ये जानते हैं कि विच पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वाज डीएसपी इन पुलिस। तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर हमारे पास है फजल महमूद। तो आपने याद रखना कि फजल महमूद वाज द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर विच वाज द DSP in the police first, then he joined the Pakistan team as a Pakistani fast bowler। तो आपने याद रखना कि फजल महमूद was DSP in police, but later on he became Pakistani fast bowler। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कंबोडिया इज अ एशियन कंट्री। आपने बताना है कि कंबोडिया कौन सी कंट्री है, कौन सी एशियन कंट्री है। तो हमारे पास ऑप्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ ईस्ट। सो कंबोडिया इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो आपने ये भूलना नहीं है, आपने याद रखना है कि कंबोडिया इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 हमारे पास है टोगो एंड गाबन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। टोगो एंड गाबन जो है उन्होंने आज़ादी किससे हासिल की। हमारे पास ऑप्शन हैं यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर कि टोगो एंड गैबन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। तो आपने ये भूलना नहीं है कि टोगो एंड गैबन को इंडिपेंडेंस जो है वो किससे मिली थी? फ्रांस से मिली थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथनिक रिलीजन। आपने बताना कि कौन सा इसमें से इथनिक रिलीजन है। वी हैव ऑप्शन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास जुदाइज्म। ठीक है, सो जुदाइज्म इज एन इथनिक रिलीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है मैया पेनिनसुला इज लोकेटेड इन। माहिया पेनिनसुला इज लोकेटेड, ये जो है पेनिनसुला ये कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो ये जानते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये लोकेटेड है न्यूजीलैंड के अंदर। तो आपने अभी रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज भी हो रही है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अक्टूबर के मंथ के अंदर वर्ल्ड कप से पहले जो है वो क्या हो रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की जो है वो ट्राई सीरीज हो रही है। तो माहिया पेनिनसुला इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ। जो डीपेस्ट माइन जो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट की वो कहाँ पे है। हमारे पास ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो ये जानते हैं कि वेयर आर द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। तो हमारे पास ऑप्शन हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर डीपेस्ट माइन है। दुनिया की जो डीपेस्ट माइन है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो है अफ्रीका के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कैलिफोर्निया जाइफर इज अ फेमस 3924 किलोमीटर ट्रेन राउट बिटवीन शिकागो एंड। अब कैलिफोर्निया जाइफर एक फेमस ट्रेन रूट है जो कि 3924 किलोमीटर का है। अब आपने बताना है कि किसके दरमियान है। शिकागो एक आपको बता दे, दूसरा आपने नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास सैन फ्रांसिस्को। सो कैलिफोर्निया जाइफर इज द फेमस 3924 किलोमीटर ट्रेन राउट बिटवीन द शिकागो एंड सैन फ्रांसिस्को। तो ये आपने नहीं भूलना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया जो जाइफर है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया जाइफर जो है वो एक फेमस ट्रेन राउट है, उसकी लेंथ कितनी है। तो आपने बता देना कि उसकी लेंथ है 3924 किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया जाइफर एक फेमस ट्रेन राउट है, ये किसके दरमियान है। तो आपने बता देना ये दरमियान है शिकागो एंड
सैन फ्रांसिस्को की, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि चिकागो एंड सैन फ्रांसिस्को के दरमियान एक ट्रेन राउट है जो कि बहुत ही फेमस है, तो उसकी जो लेंथ है वो 3924 किलोमीटर है, उसका नाम क्या है? तो आपने उसको बता देना कि इसका नाम है कैलिफोर्निया ज़ाइफर। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास इस्लामियत का, जिसके अंदर भी 10 MCQs हैं, तो अब देखते हैं उसके क्वेश्चन हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, नमाज कुसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, यानी कि नमाज कुसूफ है वो जो है किस टाइम पे ऑफर की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, अर्थक्वेक या हैवी रेन। तो आपने बताना है कि नमाज कुसूफ जो है वो किस टाइम पे ऑफर की जाती है। हमारे पास ये ऑप्शन हैं 4, आइए देखते हैं कि आंसर क्या इसके हमारे पास। तो आंसर है हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स। तो आपने याद रखना है कि नमाज कुसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ, यानी कि खतीबुल अंबिया कौन से जो प्रॉफिट है उनका टाइटल है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना है कि खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेजेस टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह। आपने उस एंजल का बात बताना है कि हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर द मैसेजेस टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम या इजराइल अलैहिस्सलाम। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाज अपॉइंटेड to deliver the messages to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, from Allah. So the angel name is Jibrail alayhi salam. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, who takes out souls of life bearing creatures, यानी कि जो रूह कौन कब्ज करता है इंसानी जान जो है, यानी कि आपको पता है कि हर जो है रूह है उसने मौत का मज़ा जो चखना है, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी गई है। तो वो कौन से प्रॉफिट को सौंपी गई है या कौन से एंजल को सौंपी गई है? हमारे पास ऑप्शंस हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम या इजराइल अलैहिस्सलाम। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है इजराइल अलैहिस्सलाम। सो इजराइल अलैहिस्सलाम टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स। ठीक है, इजराइल अलैहिस्सलाम टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, नेम द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने उस नाम हजूर सल्लम की वाइफ का नाम बताना है जो कि हज़रत उमर फारूक की डॉटर थी। तो हमारे पास ऑप्शन है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सो हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द नेम ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हु वाज द डॉटर ऑफ हज़रत उमर फारूक, यानी कि ये वो उनका नाम था हज़रत सल्लम की जो वाइफ थी जो कि डॉटर थी हज़रत उमर फारूक की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, केव हीरा इज इन द माउंटेन। जो केव हीरा था यानी घारे हीरा था वो कौन सी माउंटेन में था? हमारे पास ऑप्शन है असफा, सिल, ओहद या अन-नूर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। दूसरा इसका आंसर है हमारे पास अन-नूर। सो केव हीरा इज इन द अन-नूर, यानी कि घारे हीरा जो था वो अन-नूर माउंटेन्स के अंदर था। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हज़रत सल्लम इबादत करते थे, तो घारे हीरा आपने याद रखना है कि वो अन-नूर माउंटेन में था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि आपने बताना है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मदीना के अंदर कितने साल के लिए जो है वो रहे। तो हमारे पास ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 10 years। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 years। आपने याद रखना कि 10 years के लिए वो लिव किया उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी कि जो प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम है और जो प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम है इनके दरमियान रिलेशन क्या था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज फादर ऑफ प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट इसहाक वाज फादर ऑफ प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम, ब्रदर्स कजन। तो ये जानते हैं कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। तो हमारे पास इसका आंसर है ब्रदर्स। सो प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो ब्रदर्स थे। सो ब्रदर्स वाज द रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी कि प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम और जो प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम है ये आपस में भाई थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेजेस टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह वाज,
कौन सा एंजल था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द मैसेजेस? तो हमारे पास ऑप्शन है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम। तो हमारे पास इसका आंसर है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट पास पेपर से मैं ये पिक करता हूँ। तो ये दोबारा हुआ तो कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। वैसे भी मैं आपको टिप दूंगा कि अगर आप इस वीडियो को एक दफ़ा आपने देखेंगे आपको 50 MCQs आपकी आंखों से गुजर आएंगे। आप इसको एक दफ़ा और देखें, वो 50 MCQs आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। आप इसको एक दफ़ा और देखेंगे, वो 50 MCQs आपको मेमोराइज हो जाएंगे। और मेमोराइज जो तभी होते हैं जब हम एक चीज़ को हम बार बार उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है अल हुदैबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय। तो हमारे पास ऑप्शन है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो अल हुदैबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्लियर है, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी और इस सेक्शन का भी आपको मजा आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है पाक स्टडीज का, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs हैं। तो आइए देखते हैं पाक स्टडीज की 10 MCQs कौन कौन से हैं हमारे पास जी। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। वी हैव ऑप्शंस लियाकत अली खान, कायदे आज़म मौलवी तमीज़ुद्दीन, और हमारे पास ऑप्शन है सरदार अब्दुल रब निश्चित। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास कायदे आज़म। सो कायदे आज़म वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32 क्वेश्चन है और हमारे पास क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सालों के बाद जो है पाकिस्तान को जो है उसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो हमारे पास ऑप्शन है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 11 ईयर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 9 ईयर्स। ठीक है, तो 9 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सालों बाद जो है पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9 साल के बाद पाकिस्तान को उसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया। हमारे पास ऑप्शन है 14 फरवरी 1949, 12 मार्च 1949, 9 जून 1949 या 15 अगस्त 1949। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 12 मार्च 1949। तो 12 मार्च 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया, यानी कि 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्ट टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा डॉक्यूमेंट था विच वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव द पेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो हमारे पास ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पाकिस्तान एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट था विच वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। इसका आंसर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। So objective resolution document was firstly drafted to give base to the constitution making process। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, यानी कि मोहम्मद अली बोगरा जो है वो कौन थे। हमारे पास ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे या पार्लियामेंट मिनिस्टर थे। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। ठीक है, कब मोहम्मद अली बोगरा ने जो है बोगरा फार्मूला जो है वो असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 1953, अप्रैल 1953, सितंबर 1953 या अक्टूबर 1953। तो देखते हैं कि कब जो है मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला जो है वो असेंबली में रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास आंसर है अक्टूबर 1953 के अंदर। तो अक्टूबर 1953 के अंदर जो है मोहम्मद अली बोगरा जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली के अंदर अपना बोगरा फार्मूला जो है उसको रिप्रेजेंट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। अब जो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो कि 1953 के अंदर असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट किया था, उसका एक और नाम भी था। तो उसका नाम था हमारे पास ऑप्शन है न्यू लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। तो आइए जानते हैं कि हमारे पास जो है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, कि मोहम्मद अली बोगरा का जो फार्मूला था उसका दूसरा नाम भी था हमारे पास। तो देखते हैं वो आंसर में देखते हैं कि वो क्या था हमारे पास। तो हमारे पास आंसर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोगर अली फार्मूला जो कि असेंबली में पेश किया था मोहम्मद अली बोगर की तरफ से, उसका नाम क्या है, तो उसका अदर नाम था कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स, कब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो था वो इनफोर्स किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है 8 जून 1956, 23 मार्च 1956, 14 अगस्त 1956 या 21 दिसंबर 1956। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास है 23 मार्च 1956। तो 23 मार्च 1956 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इनफोर्स किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू द पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऑफिशियल नेम पाकिस्तान को दिया गया था इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऑफिशियल नेम पाकिस्तान को नेम दिया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे कि तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू द पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान को दिया गया वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो आपको पता है कि 1956 के उसके बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को नेम दिया गया वो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जब जो है ड्यूरिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट के दौरान कौन से प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। हमारे पास ऑप्शन है मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली या इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास चौधरी मोहम्मद अली। सो चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चौधरी मोहम्मद अली वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो एवरीडे साइंस का हमारे पास सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 10 MCQs हैं। ठीक है, तो अब इन 10 MCQs को हम स्टडी करने वाले हैं अपने 7 सेक्शंस के अंदर। तो इस वीडियो का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 41। तो क्वेश्चन 41 हमारे पास है विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपने बताना है कि आउटर मोस्ट सोलर प्लैनेट के अंदर जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मरकरी, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट, तो इसका आंसर है हमारे पास नेपच्यून। तो नेपच्यून इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, यानी कि अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो वो किस चीज़ के अंदर रिजल्ट करती है। हमारे पास ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। तो अगर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से रिकेट्स हो जाती है, जो कि एक डिजीज है जो कि होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 43 हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। आपने बताना है कि एसआई यूनिट चार्ज का क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं एम्पियर, कॉलम, ओहम, वोल्ट। तो ये जानते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट जो चार्ज का है वो है कॉलम। तो आपने याद रखना कॉलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। पहले हमने पढ़ा कि डेफिशिएंसी ऑफ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है हमारे पास ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या हेयर फॉल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है फॉर फिक्स मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। आपने बताना है एक फिक्स मास है गैस का, ठीक है, और कांस्टेंट टेंपरेचर भी है। अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर क्या होगा, यानी कि एक वॉल्यूम है, हुजम है, उसको हमने डिक्रीज कर दिया तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो वो इंक्रीज होगा। देखिए एक तो कॉमन सेंस भी है, आप जो है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो कम कर लें, ठीक है। अब कम वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो जो वॉल्यूम और प्रेशर जो है ना वो हमेशा से ये लॉ भी है, ये इन्वर्सली एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को कम कर दें तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम को ज़्यादा कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इफ़ यू डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 हमारे पास है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज हाउ मेनी डेज। यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, दूसरे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। तो लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है आपने वो बताना कि वो कितने डेज का होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 60, 120, 180 या 240। तो आइए जानते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने डेज का होता है। तो वो होता है 120 डेज का। तो आपने ये भूलना नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन क्या होता है तो वो होता है 120 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज क्या है। तो आपने इसको याद रखना है, सिंपल सा अब ये मेमोराइज करने वाली बात है कि इसकी डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी आपसे कोई पूछ लिया एमसीक्यूज के अंदर या पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या होती है, तो आपने उसको बता देना है कि जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आपने बताना है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसने डिस्कवर की। तो हमारे पास ऑप्शन हैं केल्विन, थॉमसन, रदरफोर्ड या बेक्यूरेल। तो आपने बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की। तो हमारे पास आंसर है इसका बेक्यूरेल। तो बेक्यूरेल इज साइंटिस्ट हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी। या आपसे ये पूछा जा सकता है, या बेक्यूरेल का पूछा जा सकता है कि उनका कारनामा क्या था, और या आपसे ये पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी वो किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। हमारे पास ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, moving coil meter, battery. So the device which converts the chemical energy into electrical energy is called। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास बैटरी। So the battery is the device which converts the chemical energy into electrical energy। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारी इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। आपने बताना है कि सन जो है, सूरज जो है वो क्या है। आइदर वो स्टार है, प्लैनेट है, एस्टेरॉइड है या मीटियोर है। तो आपने बताना है कि सन जो है वो क्या है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टार। तो सन जो है वो स्टार है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि सन क्या जो है वो स्टार है। तो ये वीडियो जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सबको बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखने का ये फ़ायदा होगा आपको, आप इसको एक दफ़ा देखेंगे आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा। आप इसको दूसरी दफ़ा देखेंगे तो क्वेश्चन आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आप 3 दफ़ा क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, रिवाइज होंगे। और रिवीजन इज़ द पावर। रिवीजन से आपकी तैयारी होती है, ठीक है। हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन जब हम रिवाइज नहीं करते तो हम उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो आपने अपनी तैयारी ऐसे रखनी कि आपने चीज़ों को बार बार देखना है। और ये जो 20-25 मिनट की वीडियो, ये आपकी अगर एक दिन में आपने ये देख ली ना, तो आपकी सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं क्लियर होने वाले। आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 बातें निकलती हैं। तो आपने उन सबको मेमोराइज कर लेना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होंगी और आगे जाके आपको फ़ायदा देंगी। इसमें कोई नुकसान वाली तो बात है नहीं, आपका इसमें फ़ायदा ही हो रहा है। आपका जो नॉलेज बढ़ रहा है, आपको पता चल रहा है, एवरीडे साइंस के बारे में पता चल रहा है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चल रहा है, आपको आपके पाक स्टडीज़ के बारे में पता चल रहा है, आपको इस्लामियत के जो कि हर 1 पेपर एमसीक्यू का पार्ट होती है। ये चीज़ें जो हैं वो जितने भी आपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, लाइक यूपीएससी और एफपीएससी की जो 1 पेपर एमसीक्यू होता है, विच इज 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, तो ये सब का पार्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आएगी और बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।